वैसे इस क्वेश्चन का सोचने का तरीका मैं बनाने नहीं वाला था, पर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे दिखाया कि सर आपने जो एक फंडा वीडियो बनाया ना लड़का और लड़की वाला, तो वो फंडा वीडियो का लिंक वीडियो भी यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कि उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था। सर उससे काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए। इसमें भी तो आंसर वही आना चाहिए जो आपने उन वीडियोस में लिखा था। उन वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन था कि माय फ्रेंड हैज टू किड्स, वन ऑफ देम इज अ बॉय, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज। और उसका आंसर हम लोगों ने उस वीडियो में 1/3 निकाला था। ऑल्सो उसी वीडियो में एक दूसरा क्वेश्चन भी था कि माय फ्रेंड हैज टू किड्स, मैं उसके घर गया, मैंने डोरबेल रिंग किया, उसके लड़के ने आके दरवाजा खोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैज बोथ किड्स, और उसका आंसर शायद हाफ आया था, या देख लीजिएगा। तो वो दोनों क्वेश्चन थे, वो दोनों क्वेश्चन इससे काफी मिलते जुलते हैं। कह रहे सर इसका आंसर तो कुछ अलग ही आएगा या आ रहा है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन नहीं है जो आपने कराया था कि वन ऑफ देम इज अ बॉय, मतलब ये बॉर्न ऑन ट्यूसडे से क्या फर्क पड़ रहा है। तो पीपल ट्राई टू से कि वो जो वही वाला क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन था कि माय फ्रेंड हैज टू किड्स, वन ऑफ देम इज अ बॉय, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज। उसका आंसर जो है और इसका आंसर सेम ही आना चाहिए। ट्यूसडे से क्या फर्क पड़ रहा है, कभी ना कभी तो पैदा होगा ही वो। तो ट्यूसडे पैदा हो गया, क्या बड़ी बात है इसमें, मंगलवार को पैदा हो गया, अच्छा ही है। तो नहीं, एक्चुअली अगर हम लोग सही तरह से सोचेंगे ना, तो इसलिए ये सोचने का तरीका वाले वीडियो में मैंने इसको डाला है। अगर हम सही तरीके से सोचेंगे तो ये क्वेश्चन भी आसान है। हमें प्रोबेबिलिटी में सोचने के तरीके के पे ध्यान देना है। वो वाला जो क्वेश्चन था, लेट मी राइट दैट क्वेश्चन ऑल्सो, जिससे आपको दोनों क्वेश्चन का फर्क समझ में आ जाए और क्यों चीजें मैटर कर रही हैं, वो ट्यूसडे क्यों फर्क डाल रहा है। वो क्वेश्चन ये था, माई फ्रेंड हैज टू किड्स, वन ऑफ देम इज अ बॉय, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज। एक्चुअली कई लोग तो पहले आंसर हाफ ही बता देते हैं इसका कि हाँ एक लड़का है तो दूसरा लड़का, दूसरा बच्चा लड़का लड़की होगा, उसकी 50-50 चांस है। ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चंस में हम ये मानते हैं कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसका लड़का या लड़की होने का चांस 50-50 होता है। दैट इज एन अजम्पशन वी टेक इन दिस क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं कि भाई उस मम्मी पापा के जेनेटिक्स क्या है, ये है वो सब की हम बात करते ही नहीं है। और हम यही मानते हैं दो ही केसेस हो सकते हैं, लड़का या लड़की, और बाकी केसेस हम इग्नोर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन तो सेम ही है, दोनों में क्या ही फर्क है, वन ऑफ देम इज अ बॉय, बस एक ही लाइन आपने एक्स्ट्रा डाल दी, उससे क्या फर्क पड़ गया। तो देखो, अगर हम सही तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली फर्क होता है। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, जो लोग इसका आंसर भी हाफ बता रहे थे ना, वो सही तरह से नहीं कर रहे थे। इसको हमने सही तरीके से कैसे किया था, हमने इसका सैंपल स्पेस बनाया था कि भाई सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है। उसके दो बच्चे हैं, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, और जब बच्चे पैदा हुए होंगे तो उन हर बच्चे के पास 50-50 चांस होगा। तो हर एक बच्चे के लिए जो आउटकम आ रहा होगा कि पहला बच्चा बॉय हो गया, दूसरा बच्चा भी बॉय हो गया, या पहला बच्चा बॉय हो गया दूसरा बच्चा गर्ल हो गया, या पहला बच्चा गर्ल हो गया या दूसरा बच्चा बॉय हो गया, या दोनों गर्ल्स हो गए, तो हमें समझ में आता है ये इन चार इस ये वाला जो पूरा एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है, ये उसके ये इक्वली लाइकली थे जब उसके बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन उसने एक इंफॉर्मेशन दे दी। क्या इंफॉर्मेशन दे दी थी कि भाई वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो उस वजह से हम लोग इस सिनेरियो को रिजेक्ट करते हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस यही रह जाता है। फिर यही तीनों के तीनों इक्वली लाइकली सैंपल स्पेस में, तो डिनोमिनेटर 3 आ जाता है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज, तो उसका आंसर हमारा 1/3 आ जाता है, विच इज गुड। और इस चीज को समझाते वक्त भी मैंने ये बताया था कि हमें एक्शन पे ध्यान देना है कि हमारा एक्शन क्या हो रहा था, एक बच्चा पैदा होना, दूसरा बच्चा पैदा होना, तो हमारी सैंपल स्पेस भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर, और ध्यान दीजिए, वो एक्शन इसलिए जरूरी है सोचना क्योंकि उसी एक्शन के आउटकम के 50-50 चांस है। आप समझ रहे हैं? तो वही दो एक्शन है, पहला बच्चा पैदा होना, दूसरा बच्चा पैदा होना, उसी की वजह से सैंपल स्पेस क्रिएट हो रहा है। हमें जब भी ऐसा एक्शन होगा जो सैंपल स्पेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, तो हमें उसको कंसिडर करना पड़ता है। अब आप इधर देखिएगा, जैसे यही वाला क्वेश्चन है
अब अगर हम इसी क्वेश्चन को लेके जाते हैं कि भाई माय फ्रेंड हैज 2 किड्स, बहुत बढ़िया, वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है, बोर्न ऑन ट्यूसडे। हाँ, इट्स एन इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन है कि वो एक बॉय है जो ट्यूसडे को बॉर्न हुआ है। अब एक्शन हमारा सिर्फ बच्चों का पैदा होना नहीं है, ध्यान दीजिए। डेफिनेटली अगर हम टेबल बनाएंगे ना, तो चाइल्ड 1 का पैदा होना, चाइल्ड 2 का पैदा होना, चाइल्ड 1 का डे कौन से दिन पैदा हुआ है और चाइल्ड 2 का कौन से दिन पैदा हुआ है, क्योंकि वो ट्यूसडे में उसने ये नहीं बताया कि वो बड़ा बच्चा ट्यूसडे को हुआ है या छोटा बच्चा ट्यूसडे को हुआ है। मान लीजिए अगर वो ये इंफॉर्मेशन देते ना कि वन ऑफ द एल्डर वन इज अ बॉय बोर्न ऑन ट्यूसडे, बात समझ में आ रहा है, तो अलग बात होती। उसने कहा वन ऑफ देम इज अ बॉय बोर्न ऑन ट्यूसडे, तो एल्डर भी हो सकता है और छोटा वाला भी हो सकता है, तो दोनों में जो ट्यूसडे वाली इंफॉर्मेशन है दोनों जगह दिखेगी। और क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दी है तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से इसमें से सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स होंगे जो हमें लेने होंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें ना दी हो तो एक्चुअली ऐसा होगा, बॉय 1, बॉय 2, और बॉय 1 भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 7 दिन में से कभी भी पैदा हो सकता है। बॉय 2 भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऐसे ही बॉय 1, गर्ल 2, उसमें वापस वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है। हम ऑफकोर्स ये मान रहे हैं कि हर एक बच्चे के पैदा होने पर उसके लड़का और लड़की होने की चांस इक्वल है, और हम ये भी मान रहे हैं कि कोई दिन स्पेशल नहीं है, मतलब कोई मुहूर्त दे के बच्चा पैदा नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं ज्यादातर बच्चे मंगलवार को पैदा हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम ये मानेंगे कि भाई 7 दिन के चांस इक्वल ही है। इसी वजह से हम बोल पाएंगे कि मान लीजिए वो वाला जो सिनेरियो है ना, कि अगर ये इन्फॉर्मेशन अभी इग्नोर की जाए कि माय फ्रेंड हैज 2 किड्स, और हम पूरे सिनेरियो बनाए कि चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, डे 1 और डे 2 का ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना, हर ये कॉम्बिनेशन, जैसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे बॉय 1, बॉय 2, इसका मंडे, इसका ट्यूसडे, ये एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सब के सब इक्वली लाइकली होंगे, उसमें से किसी कॉम्बिनेशन को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। बॉय 1, बॉय 2, मंडे, वेडनेसडे विल बी सेम एज बॉय 1, G2, मंडे, थर्सडे विल बी सेम एज बॉय 1, बॉय 2, ट्यूसडे, ट्यूसडे। ये सब के सब इक्वल फुटिंग पर है, इनमें से कोई सा भी दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं आ रहा है कि नहीं नहीं ये वाला ज्यादा चांस है इसका। इनफैक्ट हमने अभी तक और बनाए नहीं, और कॉलम भी अगर हम बनाएंगे तो देखिए, अगर चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 पे जाते हैं तो ऐसा हो सकता है, गर्ल 1, बॉय 2, वापस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और गर्ल 1, गर्ल 2, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कई लोग बोल रहे होंगे भाई एक लड़का दिया हुआ है तो आप बाकी केसेस क्यों बना रहे हो। मैं सिर्फ लिखना इसलिए प्रेफर करता हूं कि एक बार इनिशियली देखते हैं क्या सेटअप था, क्योंकि जब प्रॉब्लम में उस इंफॉर्मेशन के पहले की दुनिया हम सोचते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कौन कौन सी चीजें इक्वल फुटिंग पे है, उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन होना चालू होता है। तो अब मैं इसमें से जो मेरे रिलेवेंट केसेस हैं उनको ही लूंगा, उसमें से जो टोटल केसेस है वो डिनोमिनेटर आएगा, फेवरेबल केसेस न्यूमरेटर आएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर हम सोचेंगे, जो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको सोचने का तरीका बताया है उस सोचने के तरीके हिसाब से एकदम सही है कि भाई एक्शन क्या था, पहला बच्चा पैदा होना, दूसरा बच्चा पैदा होना, पहले बच्चे का डे डिक्लेयर करना, दूसरे बच्चे का डे डिक्लेयर करना, मतलब वो डे डिक्लेयर कर रहा है। अब वो जो डे डिक्लेयर कर रहा है वो ट्यूसडे डिक्लेयर कर रहा है, वो पहले बच्चे का भी हो सकता था, दूसरे बच्चे का हो सकता था, इसलिए D1 D2 लिया। अगर वो डे डिक्लेयर करते हुए ये बोल देता ना मैं बड़े बच्चे का डे डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मैं D1 को कंसिडर ही नहीं करता, मैं सिर्फ D2 को ही कंसिडर करता। लेकिन जो एक्शन है वो एक्शन है, हमें उस एक्शन को प्रॉपर रेस्पेक्ट देनी होती है, उसके बिना हम कभी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे करते नहीं। अगर मैं पिछले वाले सिनेरियो के हिसाब से करूंगा ना, तो मैंने इसका इफेक्ट ही नहीं ले रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा अवेलेबल है। अब इसके हिसाब से चलो ये बात करते हैं कि वन ऑफ देम इज अ बॉय बोर्न ऑन ट्यूसडे, ये कंडीशन गिवन है, तो इस कंडीशन की वजह से इसके सारे केसेस नहीं, वैसे देखा जाए तो पता है कितने केसेस होंगे, ये 7 इस 7 के साथ कंबाइन होंगे, ये 7 इस 7 के साथ, कितने सारे केसेस बन रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे केसेस हैं। पर ये सारे केसेस नहीं है, उसने कंडीशन दे दी कि वन ऑफ देम इज अ बॉय बोर्न ऑन ट्यूसडे, उस वजह से हम सिर्फ कुछ ही केसेस को अलाउ करेंगे। पहली बात तो ये पूरा का पूरा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि पहली बात वन ऑफ देम शुड बी अ बॉय, तो ट्यूसडे व्यूजडे की तो बात बाद में ही है, पहले बॉय ही नहीं है यहाँ पे, बाय बाय।
खत्म। अच्छा, इधर हो सकता है वन ऑफ देम इज अ बॉय बोर्न ऑन ट्यूसडे, तो मतलब D2 जो है T पर फिक्स्ड है, ये सब रिजेक्ट होंगे क्योंकि बॉय 2 बॉर्न हुआ है ना, तो ये ट्यूसडे, इसके साथ ये सारे कॉम्बिनेशन चलेंगे। यानी गर्ल 1 के लिए कुछ भी दुनिया चलेगी, गर्ल 1 7 दिन में से कभी भी पैदा हो सकती है। और देखा जाए तो इन टोटल केसेस में इसका कंट्रीब्यूशन आई थिंक ये 7 के आसपास आता है। दीज आर 7 एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। ध्यान दीजिए, हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, हम बोथ आर बॉयज का भी आंसर नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में पहले आपको सैंपल स्पेस में डिनोमिनेटर निकालना होगा, फिर न्यूमिनेटर निकाल रहे हैं। तो ये वाले केस ने जो डिनोमिनेटर दिया वो 7 दिया। अच्छा, दूसरा, वन ऑफ देम इज अ बॉय बोर्न ऑन ट्यूसडे, तो इधर ये वाला टी फिक्स होगा, इसके साथ ये सारे कॉम्बिनेशन होंगे। ग्रेट, ये भी 7 आ गया। अब इसमें से देखते हैं, वन ऑफ देम इज अ बॉय बोर्न ऑन ट्यूसडे, तो मान लीजिए अगर मैंने बॉय 1 का ट्यूसडे फिक्स किया है, तो ये 7 केसेस कॉम्बिनेशन के, कि बॉय 1 ट्यूसडे में, बॉय 2 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कभी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 7 केसेस तो ये। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसे भी सिनेरियो हो सकते हैं कि बॉय 2 ट्यूसडे को पैदा हुआ है और बॉय 1 दूसरे दिन पैदा हुआ है, हमने उसको भी कंसिडर नहीं किया है, तो देखिए ये वाले सिनेरियो भी होंगे। ये मंडे से, ये ट्यूसडे विद ट्यूसडे दोबारा मत काउंट कीजिए, वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप दोबारा काउंट करने जा रहे हैं ट्यूसडे विद ट्यूसडे, मतलब आप उसको एक्स्ट्रा चांस, एक्स्ट्रा फुटिंग दे रहे हैं, वो सैंपल स्पेस में एक ही बार गिना जाएगा। तो इस ट्यूसडे विद दिस मंडे, तो ये तो ऑलरेडी गिन चुके हैं, एक ये, तो आई थिंक यू कैन वेरी वेल सी 6 और मिलेगा, इट विल बी 6 मोर। तो इसकी वजह से डिनोमिनेटर में 7 + 6 और ऐड। अब न्यूमिनेटर की बात करते हैं, जो फेवरेबल रीजन है उसकी बात की जाती है। फेवरेबल रीजन, हमें उस केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन बोथ ऑफ देम आर बॉयज। अब सोचिए ध्यान से, बोथ ऑफ देम आर बॉयज में ये वाले 7 नहीं लिए जाएंगे, ये वाले 7 नहीं होंगे, इसमें भी बोथ ऑफ देम आर बॉयज, बोथ ऑफ देम आर बॉयज इधर नहीं है, पर इधर है। तो these 7 + 6 cases will be when both of them are boys. So the answer should be 13/27. That is your answer. 13/27. ना 1/2 ना 1/3 तो मैटर करता है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो होती है उसके हिसाब से ही आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करना होता है, कोई हैरानी की बात नहीं है। मैंने जो पिछली बार भी डोरबेल वाला क्वेश्चन कराया था कि डोरबेल बजी और एक बच्चे ने खोला, वो डोरबेल का बजना एक एक्शन है और बच्चे का दरवाजा खोलना बेसिकली एक्शन है। अब वो बच्चा कोई भी हो सकता, तो उस वजह से वो तीसरा कॉलम बना था कि बॉय 1 बॉय 2 के बाद फिर कौन दरवाजा खोल रहा है। आपको सैंपल स्पेस में उस चीज का रिस्पेक्ट देना होगा। अब कई लोग बोलते हैं सर ऐसा क्यों, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कई लोग प्रोबेबिलिटी को विजुअलाइज करते हैं, ये यही है सोचने के तरीके का यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कई लोग प्रोबेबिलिटी को विजुअलाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेटअप और क्या पूछा है उससे, कि भाई क्या हो रहा है, एक दोस्त है, 2 बच्चे हैं, और हाँ एक तो लड़का है ही, तो बताओ दूसरे का बताओ। ये सिर्फ सेटअप है। ये सेटअप सारे क्वेश्चंस में सेम है जितने भी मैंने डिस्कस किए, चाहे वो डोरबेल वाला हो, चाहे वो नॉर्मल वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, सेटअप सब में सेम है, एक्शन सब में सेम नहीं है। इस वाले में क्या एक्शन था, इस वाले में बस यही एक्शन था कि भाई बच्चे पैदा हो रहे, फिर एक इंफॉर्मेशन दे दी कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो बच्चा है, लड़का है, बाकी बताओ। डोरबेल वाले में क्या एक्शन था, यही था पहले, उसके बाद एक और चीज आती है कि हु ओपन द डोर, और उस ओपन द डोर की वजह से एक्स्ट्रा केसेस बन रहे थे। तो एक्शन मैटर करता है, एक्शन की वजह से प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। अब सोचिए, सेटअप बताता हूं, सेटअप मतलब जो डिवाइस है जिसपे काम हो रहा है, लेट्स से डाइस, और प्रोबेबिलिटी चाहिए 4 आने की। तो आपको पता है देयर इज अ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वी गेट 4। इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। भाई यू हैव गिवन मी अ सेटअप, यू हैव गिवन मी एन आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, यू हैवंट टोल्ड मी द एक्शन, व्हाट एम आई डूइंग, एम आई रोलिंग दिस डाइस, तो ठीक है 1/6 आंसर आ जाता होगा। एम आई रोलिंग दिस डाइस ट्वाइस,
तो ध्यान दो, फिर 1/6 नहीं आता है आंसर, 4 की प्रोबेबिलिटी का आंसर 3/36 आता है। तो एक्शन की वजह से आपका सैंपल स्पेस चेंज होता है। एक्शन ही वो चीज है जो डिवाइस पर लगती है तो सैंपल स्पेस क्रिएट होती है। जो लोग इन क्वेश्चंस को सिमिलर समझ रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि अरे यार डिवाइस सेम है, जो चीज है ना वो सेम है, बंदा है, दो बच्चे, ऐसे तो उस क्वेश्चन में डाइस सेम है, पर उस डाइस को वहां 2 बार रोल किया जा रहा है, एक बार रोल किया जा रहा है। तो एक्शन क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ना, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन में लैंग्वेज का ही खेल खेला जा रहा है, आपको बड़े अच्छे से समझना है कि इट मैटर्स कि आप एक्शन क्या कर रहे हैं, और आपकी जो सैंपल स्पेस की ड्राइंग है वो हर एक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहीं पे ही अगर ऐसा हो गया होता ना, वन ऑफ देम इज अ बॉय born on Tuesday and this person rolled a dice and got 2, rolled a dice once and got 2, तो पता है हम एक और कॉलम बनाते कि वो 6 केसेस आ सकते थे, उसमें से 2 आया तो और बड़ा हो जाता, पर उससे शायद इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हर एक केस में सबके लिए वो सेम 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 नंबर से मल्टीप्लाई कर देता वो, तो उससे शायद इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स में से किसी को एक्स्ट्रा किसी को कम वाली फुटिंग मिल रही है, तो उसको कंसिडर करना ही पड़े। इधर भी देखो क्या हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन 7 था उस इंफॉर्मेशन की वजह से, इसका भी 7 था, पर इधर इस रिपीटेशन की वजह से 7 + 7 नहीं हुआ, 7 + 6 हो गया, उसकी वजह से यहां पे 6 आ गया, इसकी वजह से आंसर ये 13/27 आ रहा है। अगर ये कंट्रीब्यूशन भी इसका 7 ही हो जाता ना, कि नहीं ये 7 + 6 की जगह 7 + 7 हो जाता, तो फिर आपका आंसर बड़ा प्यारा आ जाता, 7 + 7 / 7 + 7 + 7 + 7, तो हाफ आंसर आ जाता। बात समझ में आ रहा है? तो उस वो एक्शन को इतना इनोसेंट मत समझिए कि वो ट्यूसडे बता दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। वो ट्यूसडे बताना इस वाले केस को 13 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को 7 से, और इस वाले को 7 से, और इस वाले को 0 से। ये वाला एक बच्चा ट्यूसडे को बॉर्न हुआ है, इस इंफॉर्मेशन की वजह से इन सबका स्टेटस चेंज हुआ है। तो चलिए, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं, ये इजी नहीं है, पर मैंने जानबूझ के, बिकॉज मेरे पिछले वीडियो से लिंक था, तो इसलिए एक सोचने का तरीका वाले वीडियो में मैंने इसको कवर कर दिया। आप उतना पजल्ड मत होइएगा, क्योंकि इसको लेके बच्चे छोड़िए, टीचर्स भी परेशान होते हैं और इंटरनेट पे दुनिया परेशान होती है। पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस इंफॉर्मेशन रिलेवेंट। मेरे साथ यहाँ पर आपके मीरल सर बैठे हैं, वो 5 मिनट पहले मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं, सर ये तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दी आपने, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो होता है मैथ्स इसीलिए बनाया जाता है कि हम क्वेश्चन को अपने इमोशन से ज्यादा लॉजिक से डील करें। उस लॉजिक से डील करने के बाद आंसर 13/27 आया। जेई में जैसे क्वेश्चन आएंगे तो 99% बच्चों को गलती हो जाता है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा अपने माइंड को इस डायरेक्शन में ढालिए और देखिए, थोड़ा और बेटर अप्रोच आपके दिमाग में रहेगी तो क्या पता आपका सही हो। घबराने की जरूरत नहीं है, गलत भी हो गया तो बहुतों का गलत होगा, ऐसा नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। कीप फॉलोइंग दिस, सोचने के तरीके को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, कंसेप्चुअली अच्छा रखिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। और टेक केयर, बाय बाय। जिन बच्चों को समझ में आया है वो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर को कमेंट में डालें।